नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। चुनाव की हर अपडेट, हर पल की जानकारी आपको देंगे और इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी भोपाल से, जहां बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान समारोह रखा गया है। ये मंच पर आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद सुधीर गुप्ता, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में पदाधिकारियों समेत आला नेताओं को शामिल किया गया है और जो नवनियुक्त राष्ट्रीय नेता बने हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। तो संगठन महामंत्री आप देख रहे हैं किस तरह संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। तस्वीर देखिए आपकी, किस तरह मंच पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन का बोर्ड लगा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुधीर गुप्ता। हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये लाइव तस्वीरें हमको मिल रही हैं स्वागत की, मंच की, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए मुझे बिल्कुल, अगर बात किया तो हाल ही में जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान बीजेपी का किया गया था, उन सभी पदाधिकारियों का सम्मान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के अलावा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, तो ये जो प्रदेश के नेता जिनको राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह मिली है, उन सभी का सम्मान समारोह रखा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण बैठक इस पूरे सम्मान समारोह के बाद में, जो कि उपचुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा इस समय प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। और कहना होगा कि प्रदेश के संगठनात्मक दृष्टि से जो आने वाले समय में चुनाव को लेकर किसकी क्या भूमिका हो, ये तमाम बिंदुओं पर, इस पर रणनीति पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अगर बात किया तो तमाम पदाधिकारियों का सम्मान जो है वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में किया जा रहा है, जहाँ पर नई दायित्व मिलने के बाद में इन सभी पदाधिकारियों के सम्मान में पूरे प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे हुए हैं। जी सुधीर, सबका सम्मान किया जा रहा है। हम दर्शकों को भी बताना चाहें, अगर पद उनका मालूम हो जाए जिन जिन का सम्मान हो रहा है, तो जरा दर्शकों तक आसानी होगी। देखिए विजय, बिल्कुल बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश से जिन लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, दूसरी बार उनको ये दायित्व सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश के अंदर अब बीजेपी की केंद्रीय इकाई में सबसे बड़े नेता के तौर में कैलाश विजयवर्गीय की पहचान है। इसके अलावा आप बात की जाए तो प्रदेश सरकार के जो पूर्व मंत्री थे लाल सिंह आर्य, जो कि अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया है बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर SC वर्ग का एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान की जाती थी और ये माना जा रहा था कि उपचुनाव में जब गोद में रणवीर सिंह जाटव को कांग्रेस में प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था, तो लाल सिंह आर्य के नाम की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले भी जब भी राज्यसभा के चुनाव की बात हो या फिर SC वर्ग से किसी बड़े दायित्व की बात हो, लाल सिंह आर्य का नाम हमेशा चर्चा में रहा था। पर लेकिन शायद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुनकर रखा था। लिहाजा जब पिछली बार अपनी टीम का ऐलान JP नड्डा के द्वारा किया गया, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर अनुसूचित जाति मोर्चा का दायित्व जो है वो लाल सिंह आर्य को दिया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश धुर्वे की अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं। इस बार वो चुनाव हार गए थे और राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद में एक बार फिर से उनकी जो कहना चाहिए कि बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर ओम प्रकाश धुर्वे को मिली है, उनका भी सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मंदसौर से जो सांसद हैं सुधीर गुप्ता, उनको सह कोषाध्यक्ष जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश से कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 4 चेहरे ऐसे हैं जिनको बड़े स्तर पर जिम्मेदारी केंद्रीय संगठन में मिली हुई है और ऐसे में इन सभी नेताओं का सम्मान जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन नेताओं की चुनावी ड्यूटी भी लगाई जाएगी, क्योंकि जिन क्षेत्रों से नेता आते हैं वहां पर चुनाव भी होने, लिहाजा इनकी चुनाव को लेकर क्या भूमिका हो, कैसे इनका दायित्व दिया जाए, इस बारे में इस सम्मान समारोह के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा इन पदाधिकारियों से मिलकर चर्चा भी करेंगे। जी सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बैठक में
प्रदेश पदाधिकारी समेत आला नेता शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भगवान हनुमान की एंट्री हो गई है। दरअसल 3 नवंबर को मंगलवार के दिन उपचुनाव होंगे और 10 नवंबर को मंगलवार के दिन काउंटिंग होगी। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भगवान हनुमान के आशीर्वाद से सत्ता वापसी का दावा किया है, तो वहीं बीजेपी भी खुद को हनुमान भक्त बता रही है। सितंबर उपचुनाव की घोषणा, दिन मंगलवार। 3 नवंबर मतदान का दिन, दिन मंगलवार। 10 नवंबर मतगणना का दिन, दिन मंगलवार। मंगलवार है भगवान हनुमान का दिन, तो उपचुनाव में किसका होगा मंगल? किस पर बरसेगी पवन पुत्र की कृपा? किस पर बना रहेगा बजरंग बली का आशीर्वाद? उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने भगवान हनुमान जी पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुद को हनुमान भक्त बता रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। बजरंग बली की भक्ति की उनकी तस्वीरें कई मौकों पर सामने आती रही हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया में भगवान हनुमान के सिद्धेश्वर धाम की स्थापना भी की है। ऐसे में कमलनाथ का कहना है कि भगवान हनुमान का उन पर आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद भी उनके साथ है, जिसके बल पर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। मैं तो हनुमान भक्त हूं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे हनुमान जी का तो आशीर्वाद मिलता है, आपका भी आशीर्वाद मिला है, मेरा सौभाग्य है। राजनीति और धर्म के बेजोड़ जोड़ की बात करें तो बीजेपी का कोई सानी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस इसका दावा करे तो बीजेपी नेता भला कहां पीछे रहने वाले हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फौरन कह दिया कि हनुमान भक्त तो हम भी हैं और उपचुनाव में किसका मंगल होगा ये हनुमान जी तय कर देंगे। हनुमान भक्त तो हम ही हैं। हनुमान भक्त तो कोई भी हो सकता है और किसका मंगल है ये हनुमान जी ही तय कर देंगे। ज्यादा चिंता में न पड़े। अगर वो ऐसे मंगल वाले थे तो अमंगल होता ही क्यों? वैसे बात चुनाव की हो तो जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, जनता ही हनुमान है और जनता ही बजरंग बली है। अब उपचुनाव में जनता किस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है, किसका मंगल करती है, ये तो 10 नवंबर को मंगलवार के दिन ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भक्त और भगवान के बीच की ये लड़ाई कब से चलती आ रही है और इस लड़ाई में हमेशा जीत जो है वो भक्त की ही हुई है, क्योंकि ये लड़ाई भक्त और भगवान के बीच आस्था की है और आस्था किसके प्रति कितनी है ये दर्शाने की कोशिश हो रही है। कौन भक्त है, कौन कितना बड़ा भक्त है, ये चुनाव आते ही सब कुछ शुरू हो जाता है। जरा समझने की कोशिश करते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र सलूजा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सलूजा साहब, स्वागत है आपका IBC 24 में। जी नमस्कार जी। नरेंद्र सलूजा साहब, मंगलवार का दिन मतगणना, मंगलवार का दिन मतदान, ये दोनों ही दिन मंगलवार के दिन थे और पुराने इलेक्शन की अगर बात की जाए जिसमें आपको परचम हासिल हुआ था, जीत हासिल हुई थी, उस दिन भी मंगलवार था और कहा जा रहा है कि भगवान हनुमान का आशीर्वाद रहता है कमलनाथ जी पर। क्या लग रहा है आपको कि ये मंगल ही करेगा? प्रदेश की जनता जानती है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं। उन्होंने अपने इस क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जो उनका क्षेत्र है, वहाँ पे हनुमान जी की 101 फीट की प्रतिमा बनाई है। हनुमान जयंती पे बड़ा कार्यक्रम करते हैं। अभी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो जब हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ जाप भी उन्होंने कराए थे, वो भी मिंटो हॉल में, ये भी प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरे प्रदेश की जनता से हनुमान चालीसा के पाठ की अपील करी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो कमलनाथ जी हनुमान भक्त है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो कमलनाथ जी का हनुमान भक्त होना कुछ चुनावी भक्ति नहीं है कि चुनावी राजनीति के लिए फायदे के लिए भक्ति। वो शुरू से हनुमान भक्त है, हनुमान जी की नियमित पूजा अर्चना करते हैं। आप देखें, जब पहले भी हमारी सरकार बनी उस दिन मंगलवार था,
मंगलवार जो है हनुमान जी का दिन माना जाता है। अभी जब चुनाव की घोषणा हुई 19 सितंबर को, उस दिन भी मंगलवार है। 3 नवंबर को जब मतदान होगा उस दिन भी दिन देखा जाए तो मंगलवार है। 10 नवंबर को जो मतदान नहीं सलूजा साहब, लेकिन यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर मंगल को सब मंगल होता तो आपका अमंगल क्यों होता? देखो, नरोत्तम मिश्रा जी तो खुद शिवराज जी का अमंगल करने में लगे हुए हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि जल्दी से शिवराज जी की सरकार जाए, क्योंकि शिवराज जी ने भी उनका अमंगल कर रखा है, तो वो खुद अमंगल करने में लगे हुए हैं और सारे भाजपा नेता ही अमंगल करने में लगे हुए हैं। कमलनाथ जी का तो मंगल कितना शुभ है ये तो प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में भी देख लिया, सरकार बनी। और अभी भी आप परिणाम में देखेंगे, जिस दिन 10 नवंबर को परिणाम आएगा, जिस दिन मंगलवार है, तो हनुमान भक्त कमलनाथ जी की जीत होगी। मंगल तो कांग्रेस का, कमलनाथ जी का होगा। जी हाँ, चलिए जरा रजनीश जी से भी बात कर लेता हूं मैं सलूजा साहब। रजनीश जी, मंगलवार का दिन दोनों ही तारीखों को पड़ रहा है और कांग्रेस कह रही है कि मंगल उनके लिए शुभ है, तो क्या बीजेपी के लिए भी शुभ है? क्योंकि जब दोनों के लिए शुभ है तो फिर जीत किसकी होगी? देखिए, मंगलवार निश्चित तौर पर हनुमान जी का दिन है, बाकी दिन भी भगवान के ही दिन है। लेकिन इस लोकतंत्र में जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के तहत जो जनता का मंगल करता है, ईश्वर उसका मंगल करता है। जो जनता का अमंगल करता है, जनता का सत्यानाश करता है, जनता को लूटता है, जनता को ठगता है, जनता के साथ छल प्रपंच करता है, हनुमान जी उनके साथ कृपा नहीं करते। हनुमान जी की जो गदा है, एक गलती है पीछे से वो समझ में आ जाती है, कुर्सी से नीचे हो जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा के बिना किसी का मंगल हो नहीं सकता और ईश्वर की मर्जी के बिना सत्ता से नीचे कोई हो नहीं सकता। और ईश्वर उसी के लिए हो जो जनता जनार्दन की सेवा करता है, जनता जनार्दन के प्रति अपनी दायित्व का निर्वहन करता है। बाकी सब बातें बेकार है जी। लेकिन ये भक्त बड़ा बताना, आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी में भी बड़े बड़े भक्त हैं। अगर कमलनाथ जी ने बड़ी मूर्ति बनाई है तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर में पितरेश्वर हनुमान बनाया है, तो ये हनुमान भक्त की होड़ क्यों लगी है इस चुनाव में? नहीं, हनुमान भक्ति करना, सबको अपना अपना आस्था रखना, सबका अपना अधिकार है, सबकी अपनी आस्था है, कहीं कोई सवाल नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। कमलनाथ जी हनुमान भक्त होंगे, सवाल मैंने कहा जनता का मंगल करने का है, जनता के साथ में न्याय करने का है, जनता के साथ में कल्याण करने का है, और वो नहीं करते तो आपका अमंगल होना तय है, आपका कुर्सी पे आना संभव नहीं है। जनता जनार्दन की सेवा आपने नहीं की, धोखा प्रपंच छल रचा है, तो आपका भला नहीं हो सकता। यही ईश्वर की इच्छा होती है। और जब मैंने कहा लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, हनुमान जी उसको कैसे पसंद कर सकते हैं जिसने जनता का अमंगल किया हो, जनता को ठगा हो, धोखा दिया हो? जी सलूजा साहब, ठगा है, धोखा दिया है, प्रत्येक जानता है। मैं रजनीश जी की बात का जवाब देना चाहूँ, उन्होंने बहुत सही कहा है। जनता को जो ठगने वाला है, जनता को जो हरने वाला है, जनता के बीच में जो झूठी घोषणाएं करता है, जनता के बीच में जो झूठे प्रलोभन देता है, जो वादा खिलाफी करते हैं, झूठे नारियल फोड़ते हैं, जेब में से पर्चा निकाल के झूठी घोषणाएं करते हैं। 21,000 घोषणाएं आज तक अधूरी है। जिसने 15 वर्ष की सरकार में जनता को ठगा है, हनुमान जी की गदा उनको जरूर पीछे से पड़ेगी और जवाब देगी। प्रदेश की जनता हनुमान जी के आशीर्वाद से जवाब देने को तैयार है। और निश्चित तौर पे ये जिन्हें प्रदेश का अमंगल किया है, ठगने का काम किया है, किन्होंने प्रदेश को गर्त पे किया भेजा है, ये प्रदेश की जनता ने खुली आंखों से देखा है। आज भी 6 माह की सरकार में कोरोना काल के अंदर कौन असफल है, कौन जनता को रोज ठग रहे हैं झूठी घोषणाओं से। जितना प्रदेश का क्या देश का बजट नहीं, उतनी घोषणाएं कर चुके हैं। रोज चुनावी पर्यटन पे निकले, चुनावी प्रलोभन पे निकले। प्रदेश की जनता आंदोलन कर रही है, किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। तो ऐसे लोगों जिन्होंने प्रदेश का अमंगल किया, इनको प्रदेश की जनता छोड़ेगी थोड़ी। हनुमान जी के आशीर्वाद से गदा लेके और पीछे से देके इनको घर भेजेगी, क्योंकि इनके लिए घर बचा है। चलिए मैं रुक रहा हूँ। रजनीश जी, क्या ये एक आइडिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भगवान को लेकर चली तो कांग्रेस ने भक्त को ले लिया? भगवान राम की आप आराधना करते आए, भगवान राम का नाम लेते आए हर चुनाव में, तो इन्होंने अब हनुमान का नाम लिया। देखिए, शिव भक्त चुनाव के समय बनते हैं, शिवरात्रि पर नदारत हो जाते हैं। मैंने कहा हनुमान भक्ति करें, चुनावी भक्ति करें, लेकिन लोकतंत्र में जनता सबक सिखाती है। और ईश्वर को अगर मानते हो तो ईश्वर के बिना मर्जी के सत्ता के बाहर कमलनाथ जी हो गए क्या? अगर आपकी हनुमान जी को आप मानते हो तो हनुमान जी की कृपा के बिना कोई सरकार में आना या उनके बिना आप हटना संभव है क्या? उनकी मर्जी के बिना
मुझे लगता है कि ये बचकानी बातें करने से कोई मतलब नहीं है और ये सत्य सबके सामने है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका भी और सलूजा साहब आपका भी। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव आते ही हर पार्टी को भगवान याद आते हैं और राम से बड़ा राम का नाम और कौन आएगा जनता के काम, ये ज़रा चुनाव की स्थिति साफ होगी और जब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि उस सिंहासन पर किसका कौन विराजमान होगा, भगवान का आशीर्वाद किसे मिला, कौन बड़ा भक्त है और अगर जो भक्त नहीं है तो उस पर कृपा क्यों नहीं बरसी, ये भी एक विश्लेषण का विषय हो जाएगा। चुनाव आते ही एक बार फिर बीजेपी से लोगों को, नेताओं को भगवान श्री राम की याद आ गई है। लेकिन इस बार अयोध्या में मंदिर निर्माण नहीं बल्कि अयोध्या में श्री राम मंदिर शिला पूजन को लेकर रथ यात्रा निकाली जा रही है और इस रथ यात्रा का शुभारंभ मंगलवार के दिन भिंड के प्रसिद्ध दंदरोवा धाम हनुमान मंदिर से हुआ है। मंदिर के महंत श्री रामदास महाराज ने इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया और इस मौके पर शिवराज सरकार के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी मौजूद थे। इसके साथ ही बीजेपी नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा बहगांव विधानसभा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव से निकाली जाएगी। सीधे तौर पर इस रथ यात्रा को विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि रथ यात्रा से लोगों की आस्था जुड़ी है। भगवान श्री राम में लोगों की आस्था है और इसी आस्था को सहारा बनाकर बीजेपी बहगांव विधानसभा सीट में वोट बटोरने का प्रयास करती नजर आ रही है। तो इधर कांग्रेस भी कम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। कमलनाथ ने आज मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की सीट पर सिताबू में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के पक्ष में प्रचार किया है और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बताया कि किस तरह सौदेबाजी कर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में जनता सौदेबाजों को कड़ा सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने उपचुनाव को प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया। कमलनाथ ने 26 लाख किसानों की कर्ज माफी का दावा भी किया और बीजेपी को इस पर बहस करने की चुनौती भी दी। कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले कांग्रेस के मंडल और सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत के लिए टिप्स दिए और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए जी जान से जुटने की अपील की। मैंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं आ जाएं, खड़े हो जाएं वहां सामने। साथ साथ मैं कहता हूं हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। कहां तक आप झूठ बोलेंगे? मैंने मुआवजा दिया, कहां तक शिवराज जी आप झूठ बोलेंगे? अब तो विधानसभा में भी जवाब में कहना पड़ा हाँ 26 लाख का कर्जा माफ हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। कमलनाथ ने आज मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामू में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के पक्ष में प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां गिनाई, साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ये है पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, जो ग्वालियर चंबल अंचल से बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और दलित वर्ग से आते हैं। बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। दरअसल मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से है। लिहाजा माना जा रहा है एससी के वोटों को रिझाने के लिए बीजेपी ने लाल सिंह आर्य के चेहरे को आगे किया है, क्योंकि 2018 के चुनाव में इस अंचल की 36 में से 26 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब सिंधिया और उनके समर्थकों का बीजेपी का दामन थामने के बाद हालात बदले हैं। फिर भी लाल सिंह आर्य के सामने ग्वालियर चंबल की 16 सीट समेत प्रदेश के 28 सीटों पर एससी वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में करना एक बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि लगभग 4-5 महीने से भारतीय जनता पार्टी और उनके सातों मोर्चों के कार्यकर्ता मैनेजमेंट की दृष्टि से मतदान केंद्र की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है और इसलिए एक ढांचा जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए वो पूरी सेना भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में तैयार खड़ी है। और इन चंबल संभाग के 16 और पूरे मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, उसके पीछे कारण है मध्य प्रदेश के जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, जबकि 14 सीटें सामान्य हैं। इन सभी सीटों पर करीब 20% दलित मतदाता हैं। ऐसे में लाल सिंह आर्य को एससी वोटों को साधने का जिम्मा मिला है। इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले उससे हर वर्ग परेशान है, जिसका खामियाजा उसे उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता है जो समझता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है। नई सौदेबाजी के तहत जो लोग आए हैं वो उसके ऊपर रह के कमांड करने का प्रयास कर रहे हैं और कर ही रहे हैं कमांड। वो लोग इस तरीके के डैमेज कंट्रोल में सुधार नहीं उससे कोई होगा। लाल सिंह आर्य क्या चाहेंगे कि उनकी विधानसभा सीट चली जाए? क्या वो चाहेंगे वहां से रणवीर जाटव जीत जाए? क्या जयवान सिंह जी पवैया चाहेंगे कि प्रद्युमन तोमर जीत जाए? क्या माया सिंह चाहेंगे कि मुन्ना लाल जी जीत जाए? तो ये सब चीजें हैं, अभी कहीं कोई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक तरीके से आम जनमानस के साथ मिलके इन गद्दारों के खिलाफ बहुत बड़ी जीत दर्ज करनी। 2018 विधानसभा में दलित की पहली पसंद कांग्रेस बनी थी। एसी के सहारे चंबल ग्वालियर इलाके में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो गया था। ऐसे में देखना होगा कि इस बार उपचुनाव में दलित वोट बैंक किसे सत्ता की कुर्सी दिलाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो सवाल ये कि 28 में से 9 सीटें बीजेपी को चाहिए जीत के लिए। हालांकि वो बाकी सीटों पर भी मेहनत कर रही है, लेकिन एक संयोग ये भी है कि 28 में से 9 सीटें एससी वर्ग की हैं और यह जिम्मेदारी लाल सिंह आर्य को दी गई है और उन्हें एससी वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। और आज पार्टी में उनका कद भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हो रहा है। सवाल ये कि क्या लाल सिंह आर्य जिम्मेदारी को पूरी मजबूती से निभा पाएंगे और साथ ही साथ जीत के साथ अपनी कुर्सी भी बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चुनावी चौसर में चुनाव की खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।